यूक्रेन पर रूसी हमले का अंत करने के लिए यूरोप के सारे बड़े नेताओं की बैठक व्हाइट हाउस में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ सोमवार को हो गई। उसके बाद तय हुआ कि इस बातचीत को आगे ले जाया जाएगा। ये तय है कि यूक्रेन को अपनी कुछ ज़मीन छोड़नी पड़ सकती है, लेकिन इस बातचीत को आगे ले जाने के लिए तमाम प्रस्ताव आए कि कहाँ बैठक हो सकती है, क्या सिक्योरिटी गारंटीज हो सकती हैं, यूक्रेन को ताकत देने के लिए यूरोप को कितना सहयोग करना होगा, अमेरिका इस पूरे परिस्थिति में कहाँ खड़ा होगा। इन सारी बातों को आज हम जानेंगे। बैठक कहाँ होगी, अगली बार क्या पुतिन साथ में मिलेंगे ट्रंप और ज़ेलेंस्की से, या फिर एक एक करके मुलाकात होगी। हमारे साथ हैं इन सारे मुद्दों पे बात करने के लिए हमारे DW हिंदी के साथी महेश झा। नमस्कार। तो मैं ये जानना चाह रहा हूँ अभी कि बैठक में राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों की ओर से ये कहा गया कि जेनेवा वो जगह होनी चाहिए जहाँ पर बातचीत हो, स्विट्ज़रलैंड में। और इससे पहले जाते जाते व्लादिमीर पुतिन जब डोनाल्ड ट्रंप से मिले थे तो कह गए थे कि अगली बार मॉस्को में मिलते हैं। जेनेवा क्यों? जेनेवा इतना इम्पोर्टेंट क्यों है? मुझे ये बहुत सामान्य लगता है। दो राष्ट्राध्यक्ष जब मिलते हैं तो पुतिन अमेरिका आए थे, पुतिन ने डोनाल्ड ट्रंप को मॉस्को बुलाया। ये बहुत ही सामान्य सी बात है। लेकिन हम ये देखें कि द्विपक्षीय या त्रिपक्षीय वार्ताओं की बात हो रही है। त्रिपक्षीय वार्ता ज़रूरी नहीं हो कि मॉस्को में हो, क्योंकि ज़ेलेंस्की को वो पसंद होगा कि नहीं मालूम नहीं, उन्होंने अब तक कुछ नहीं कहा है। ये जो प्रस्ताव है मैक्रों का वो बहुत ही दिलचस्प है, क्योंकि जेनेवा बहुत महत्वपूर्ण जगह है। जेनेवा संयुक्त राष्ट्र के बनने से पहले, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जब संयुक्त राष्ट्र बना, लीग ऑफ नेशंस हुआ करता था, उसका मुख्यालय था। और अभी भी जेनेवा यूरोपीय मुख्यालय है, उसका इतिहास रहा है। रेड क्रॉस की स्थापना वहीं हुई। तो बहुत सारे जो मल्टीलैटरल ऑर्गेनाइजेशंस हैं यूएनओ से रिलेटेड, यूएनओ के बाहर भी, वो जेनेवा में हैं। तो जेनेवा मानवीय जो प्रयास हैं, जो कूटनीतिक प्रयास हैं रहे हैं विश्व में, उसका केंद्र रहा है और आज भी है, और इसीलिए ये शहर सुझाया गया है। तो यानी कि यूरोप के लिए एक ज़्यादा तटस्थ जगह है, एक ज़्यादा फेवरेबल जगह जेनेवा है जहाँ पर वो मिलना चाहिए। द्वितीय विश्व युद्ध में भी स्विट्जरलैंड तटस्थ था, और स्विट्जरलैंड के लिए भी बहुत अच्छा है, क्योंकि टैरिफ का झगड़ा अमेरिका के साथ स्विट्जरलैंड का भी चल रहा है। तो उसके लिए भी ये पहल अच्छी होगी कि वहाँ राष्ट्रपति ट्रंप आएँ। मुझे लगता है यही बात रही कि स्विस मंत्री जो हैं उन्होंने तुरंत इस प्रस्ताव के आते ही इस बात को कहा कि ठीक है, हम स्वागत करते हैं। अगर आते हैं पुतिन तो उनके ऊपर जो इस समय प्रतिबंध लगे हुए हैं, जो कार्रवाइयाँ हो सकती हैं कानूनी, उनसे हम उनको छूट दे देंगे। तो उनको इम्यूनिटी देने की बात स्विट्जरलैंड ने कही है, उसके बिना आना मुमकिन नहीं होगा। तो ये तो रही इधर आने की बात, जो बैठक हो सकती है। लेकिन इस दौरान ये समझ में आया कि ट्रंप के दिमाग में जो आर्टिकल 5, नाटो का आर्टिकल 5 है, उसके जैसी सिक्योरिटी का मतलब, और यूरोप के दिमाग में उन जैसी सिक्योरिटी का मतलब अभी तक कुछ अलग था। कल जैसे बातचीत हुई उसमें कहीं ना कहीं ये झलका कि शायद वो सारी सुरक्षा जो यूक्रेन को भविष्य में मिलेगी वो यूरोप की तरफ से आएगी, और एक उसका ओवरव्यू जो है वो अमेरिका की तरफ से आएगा। यानी अमेरिका उनको सुनिश्चित करने का काम कर सकता है, लेकिन सीधे तौर पर पता नहीं उसमें कितना दखल देगा। ट्रंप कह रहे थे उस बैठक के दौरान कि अब हम वैसा संबंध नहीं यूक्रेन के साथ रख रहे हैं जैसा बाइडेन के दौर में था। उन्होंने कहा उस समय हम मुफ्त में देते थे बहुत सारी चीज़ें, हथियार और जो मदद है, अब हम उसके लिए यूक्रेन को चार्ज करते हैं। तो क्या ये जो संबंध हैं अमेरिका के, नाटो के सिक्योरिटी को लेकर के यूरोप के साथ और यूक्रेन के साथ, वो कैसे आगे बदलते दिख रहे हैं, और जो आर्टिकल 5 लाइक सिक्योरिटीज़ हैं वो कैसे काम कर सकती हैं भविष्य में? एक बहुत मज़ेदार बात दिखती है कि जब से ट्रंप अपने दूसरे कार्यकाल में आए हैं, उन्होंने खर्च बचाने की सोची है अमेरिका के लिए, और यही खर्च है जो यूक्रेन के लिए हो रहा था, और बाइडेन के समय में अमेरिका दे भी रहा था, हथियार दे रहा था और दूसरी तरह की मदद भी दे रहा था। ट्रंप ने कहा ये हम नहीं करेंगे, और वो चाहते हैं कि यूरोप ये मदद करे, हम हथियार बेचेंगे। यूरोप के लिए सबसे बड़ा प्रॉब्लम, सबसे बड़ी समस्या ये है कि यूरोप अब तक सुरक्षा के लिए, और डर रूस से रहा है, उसके लिए अमेरिका पर जिम्मेदार रहा है, निर्भर रहा है।
और ये लग रहा था कि अमेरिका उस निर्भरता से बाहर निकल जाएगा तो क्या होगा। तो यूरोप उसकी तैयारी कर रहा है। पिछले महीनों में अगर देखें तो हर देश ने रक्षा बजट बढ़ाया है। ट्रंप के पिछले कार्यकाल में 2% कंट्रीब्यूशन की नाटो में बात हो रही थी, इस बीच में 5% की बात हो रही है। तो ट्रंप का मानना है कि यूरोप की प्रगति सिर्फ इसलिए हुई है कि अमेरिका ये खर्च करता रहा है और सुरक्षा पर यूरोप खर्च नहीं करता रहा है, वो विकास पर खर्च करता रहा है। तो अब ट्रंप नहीं चाहते हैं कि अमेरिका ये बोझ उठाए और उनके लोगों को कुछ नहीं मिले, वो अपने लोगों के लिए चाहते हैं और टैरिफ का भी इस्तेमाल इस कूटनीति के लिए, इस राजनीति के लिए कर रहे हैं। लेकिन जहाँ तक सुरक्षा का सवाल है, इसलिए भी बहुत महत्वपूर्ण है यूरोप के लिए कि ट्रंप माने हैं उस बातचीत में कि अमेरिका उस सुरक्षा का हिस्सा होगा। ये इंटरेस्टिंग पॉइंट है। और जब माक्रों से बात की जा रही थी, माक्रों ने एक बड़ा इंटरव्यू दिया इसके बाद एक फ्रांस के टीवी चैनल को। उन्होंने कहा कि हमारे लिए सिक्योरिटी का मतलब है प्रथम दृष्टया कि यूक्रेन के पास एक बहुत एडवांस मिलिट्री हो, साथ में जिसकी बार बार बात हो रही है कि जो अंतरिक्ष में निगरानी की या सैटेलाइट से निगरानी की जो प्रक्रिया है उसमें अमेरिका का साथ हो। यूरोप उस कड़ी में दूसरा है, उन्होंने कहा दूसरी जो यूक्रेन की सुरक्षा की प्रतिबद्धता है, खुद यूक्रेन की मिलिट्री को अच्छे उन्नत औजार देने के अलावा हम ये कर सकते हैं कि यूरोप के जो प्रमुख देश हैं, फ्रांस हो गया, जर्मनी हो गया, ब्रिटेन है, उसमें तुर्की का भी उन्होंने नाम लिया, कि ये सारे सुनिश्चित करें कि अगर भविष्य में रूस की तरफ से कोई एक तरफा कार्रवाई होती है तो ये यूक्रेन की सुरक्षा सुनिश्चित करेंगे। और उसमें इंटरेस्टिंग मुझे ये दिखा कि उन्होंने उस बयान में अमेरिका का नाम सीधे तौर पे नहीं लिया था। तो क्या यूरोप को अब धीरे धीरे ये समझ में आ रहा है कि अमेरिका सीधे तौर पर जब कुछ भी होगा तो खड़ा नहीं होगा, और पहले उन्हें ही, अभी भी वही कर रहे थे क्योंकि वो यहाँ पे हैं, अमेरिका यूरोप में नहीं है, तो उन्हें सीधे रिएक्ट करना होगा और अमेरिका शायद बाद में इंटरवीन करे या डिप्लोमेटिकली कोई सहयोग करे शुरुआत में, और फिर देखे कि अगर नहीं हो रहा है तब इंटरवीन करे। अविनाश, खुलकर दिख रहा हो या ना दिख रहा हो, जो नाटो का ये है कि सब साथ हैं, वो एक बहुत बड़ी सुरक्षा यूरोप को देता रहा है कि अगर कुछ भी होता है तो अमेरिका हमेशा साथ होगा। डोनाल्ड ट्रंप के बाद वो सुनिश्चित नहीं था कि अमेरिका साथ देगा कि नहीं देगा। तो यूरोप को सोचना पड़ रहा है कि अब अपनी सुरक्षा कैसे करें, उसके लिए खर्च भी करना होगा। तो ये बात धीरे धीरे नहीं समझ में आ रही है, समझ में आ गई है, अब उसका इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है। तो यूरोप के लिए सबसे बड़ी खुशी की बात यह है, उस बातचीत के बाद, जो पुतिन और ट्रंप की बातचीत के बाद जो यूरोपीय नेताओं और जेलेंस्की के साथ ट्रंप की बातचीत हुई, कि अमेरिका तैयार है कि किसी भी सुरक्षा में वो साथ होगा। हालांकि फॉक्स को एक इंटरव्यू दिया है ट्रंप ने और कहा है कि अमेरिका सैटेलाइट से जो मदद है वो देगा, बाकी सुरक्षा यूरोप के देश देंगे। एक और इस बातचीत में दिखा जो यूरोपीय नेताओं के साथ हुई ट्रंप की, कि सभी ने तारीफ की ट्रंप के एफर्ट्स की एक तरीके से, और उसके बाद दो नेता केवल उसमें मैं कहूँगा कि जज्बा दिखाया जिन्होंने, और सीज़ फायर की बात कही, क्योंकि बार बार ये बात होती है कि सीज़ फायर तुरंत होना चाहिए। आज भी यूक्रेन पर कुछ बड़े हमले हुए हैं, एक ऑयल प्लांट था, ऑयल रिफाइनरी, उसको निशाना बनाया रशिया ने, और उसके बाद यूक्रेन के नेताओं की ओर से बयान दिया गया कि ये इस महीने में हुए सबसे बड़े हमलों में से एक है, और ये उस समय हो रहा है जब सारे एफर्ट्स चल रहे हैं यूक्रेन में शांति को बढ़ावा देने की तरफ। रशिया का जब इस पर रुख देखा जाता है तो सरगेई लावरोव, जो बहुत लंबे समय से रूस के विदेश मंत्री हैं, उन्होंने कहा कि हम चाहते हैं द्विपक्षीय हो, त्रिपक्षीय हो, किसी भी तरीके की बातचीत हो, हमारा रुख बहुत वेलकमिंग है, हम चाहते हैं जल्दी ये शांति हो। दूसरी तरफ पूर्व राष्ट्रपति हैं दिमित्री मेदवेदेव, वो लगातार निशाना बना रहे हैं यूरोपीय नेताओं को। उन्होंने कहा कि आपने चाटुकारिता की, तमाम कसीदे काढ़े ट्रंप के लिए, लेकिन अंत में वो आपकी बात नहीं माने। तो इस तरीके की टिप्पणियां वो एक्स पर कर रहे हैं। अलग नहीं हैं वो, मैं उनको अलग नहीं देखता बहुत सरकार से, सरकार का अंग रहे हैं, करीबी हैं शायद पुतिन के। क्या है मिक्स इशारा रशिया का, क्या वो साबित करना चाहता है? ट्रंप ने कहा इंटरव्यू में कि उन्हें मालूम नहीं कि पुतिन की मंशा क्या है। तो जब भी इस तरह की बातचीत होती है और समझौते की तैयारियां होती हैं,
तो हर कोई कुछ ना कुछ बोल रहा होता है, कुछ संदेश देने के लिए, कुछ अटपटी स्थिति पैदा करने के लिए, और कुछ अपनी ओर से अपनी जो पोजीशन है उसको मजबूत करने के लिए। तो ये सब चीज़ें होंगी आने वाले दिनों में, क्योंकि सब अगर शांति की बात करते तो शांति हो गई होती। तो परखेंगे एक दूसरे को, दबाव डालने की भी कोशिश हो रही है, ट्रंप पर भी दबाव डालने की कोशिश है, और उसी का हिस्सा था कि बड़े नेता वहाँ गए थे, क्योंकि यूरोपीय हित हैं। और कल हम इसकी बात कर रहे थे कि यूरोपीय नेताओं को लग रहा है कि यूरोपीय हितों का ख्याल नहीं रख रहे हैं ट्रंप, तो उनको बताना होगा। और इस हिसाब से ये बातचीत ऐसी थी जिसमें भले ही कहें कि तारीफ़ की गई, और मानना है यहाँ के नेताओं का कि ट्रंप के साथ आप बातचीत नहीं कर सकते हैं, दलीलों पर बातचीत नहीं कर सकते हैं, उनकी तारीफ़ करनी होगी, क्योंकि वो तारीफ़ चाहते हैं। तो इसलिए तारीफ़ भी की। और नेता जब साथ में मिलते हैं तो एक दूसरे की तारीफ़ करते भी हैं, अपने कपड़ों की तारीफ़ करते हैं, सुंदर लग रहे हो, लंबे हो, छोटे हो, सब चीज़ बात होती है। वो भी एक दोस्त की तरह, जितने दिन शासन कर रहे होते हैं दोस्त की तरह होते हैं। तो ये बातचीतें होती हैं, उसको इतना महत्व मत दीजिए। जहाँ तक मेदवेदेव का सवाल है, तो वो राष्ट्रपति रहे हैं, पुतिन के बहुत करीबी रहे हैं, और ऐसे करीबी कि जब संविधान में ये प्रावधान नहीं था कि रूस का कोई राष्ट्रपति 2 बार से ज़्यादा राष्ट्रपति हो सकता है, तो उसके लिए पुतिन ने उन्हें राष्ट्रपति बनवा दिया था और खुद प्रधानमंत्री बन गए थे, ताकि एक टर्म के बाद फिर से राष्ट्रपति बन सकें। अब वो सुरक्षा परिषद और सिक्योरिटी काउंसिल के वाइस चेयरमैन हैं, एग्जीक्यूटिव वाइस प्रेसिडेंट एक तरह से कहिएगा, और हॉक की तरह बोलते हैं, ताकत की बात करते हैं। अभी कुछ दिनों पहले उन्होंने न्यूक्लियर ताकत की बात की। तो ये उनका रोल है। अभी खैर वो यूरोप के नेताओं का मजाक उड़ा रहे हैं, लेकिन पूर्व में आप सही कह रहे हैं कि वो सीधे ट्रंप को न्यूक्लियर आर्म्स की चेतावनी दे रहे थे, तो उस हद तक भी वो गए। कुछ देशों का समर्थन आ रहा है जो इस ब्लॉग में सीधे तौर पर शामिल नहीं थे। इस ब्लॉग में कनाडा की भारतीय मूल की विदेश मंत्री हैं अनीता आनंद, उन्होंने कहा कि चाहे वो शॉर्ट टर्म की बात हो या लॉन्ग टर्म की, कनाडा हमेशा साथ है यूक्रेन के। कनाडा समर्थन करता रहा है पूर्व में, लेकिन ये नए सिरे से इस पूरी बातचीत के बीच में फिनलैंड ने कहा है कि यूक्रेन को पूरा समर्थन है। फिनलैंड की लंबी सीमा है जो रूस के साथ लगती है, और फिनलैंड पहले नाटो में नहीं हुआ करता था। रूस का जो डर पैदा हुआ है उसकी वजह से पिछले सालों में वो नाटो के करीब आया है, नाटो का सदस्य बना है। तो ये जो छोटे समर्थन ये कितना मायने रखते हैं? बहुत मायने रखते हैं। अगर इस हिसाब से सोचिए, एक और तो कनाडा का भी झगड़ा है ट्रंप के साथ, और उसके बाद से ही वो यूक्रेन को पूरी मदद करते रहे हैं। दूसरी ओर नाटो को एक रखने में कनाडा का भी बड़ा रोल होगा, बड़ी भूमिका होगी, क्योंकि इस समय ऐसा लग रहा है कि अमेरिका वर्सेस अदर्स हो गया है नाटो के अंदर भी। जब ये सब हंगामा ख़त्म हो जाएगा तब पता चलेगा, तब नाटो एक नई स्थिति में होगा, क्योंकि बहुत सारे देश 5% तक खर्च कर रहे होंगे। नाटो ज़्यादा ताकतवर होगा, अमेरिका फिर भी नेतृत्व करेगा, क्योंकि जो ताकत है अमेरिका की, मिलिट्री ताकत है, स्पेस की ताकत है, कुल मिलाकर बाज़ार की ताकत है। तो अमेरिका महत्वपूर्ण रहेगा और नेतृत्व देता रहेगा। ये जो पश्चिमी दुनिया है, जिसको लोकतांत्रिक दुनिया भी कहते हैं, उसको करता रहेगा और एक नए सिरे से संबंध विकसित होंगे। मैं जैसा समझ पा रहा हूँ, कह रहे हैं कि भले ही जो सोच है उसमें यूरोप और अमेरिका अभी बिल्कुल एक जैसी सोच के साथ ना खड़े हों, लेकिन सहयोग करना ही होगा एक दूसरे का आगे सरवाइव करते रहने के लिए। हाँ, एक दूसरे के साथ पिछले सालों में इतने गुंथ गए हैं, वो चाहे आर्थिक संबंध हो, राजनीतिक संबंध हो, सामाजिक संबंध हो, इतने गुथे हुए हैं कि अलग होना बहुत ही मुश्किल है। तो जैसा भी हो, 2 हफ्ते के अंदर बातचीत होनी ही है। जिस भी लोकेशन को रखते हैं, 2 तरीके की बातचीत। ट्रंप ने अपने ट्रूथ सोशल आजकल वो चलाते हैं और दूसरी जगहों पर नहीं लिखते हैं, तो अपना खुद का सोशल मीडिया है उनका, उस पर उन्होंने लिखा कि बातचीत का क्रम इस तरीके से होगा। पुतिन से बातचीत की उन्होंने कि वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की यूक्रेन के राष्ट्रपति और पुतिन मिलेंगे, पहले बातचीत करेंगे और फिर एक त्रिपक्षीय बातचीत होगी जिसमें ट्रंप मध्यस्थता करते हुए दोनों के साथ मिलेंगे।
तो जब भी ये होगा, जर्मन चांसलर ने कहा कि 2 हफ्ते के अंदर ही हो जानी चाहिए ये बातचीत। तो अचानक से ये क्रम बहुत तेज़ी से चलने लगा, जबकि हम 3.5 साल से देख रहे थे कि एक युद्ध है, वो चलता ही जा रहा है, वो ख़त्म नहीं हो रहा है। तो कम से कम एक ट्रम्प की वजह से ये हुआ इनिशिएट कि युद्ध रुक रहा है। लेकिन कैसे देखते हैं आप पूरे अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में युद्ध भी एक साधन है। शांति हमेशा बातचीत से होती है, युद्ध से नहीं होती है, कभी आज तक नहीं हुई। युद्ध के बाद आप बातचीत करिएगा ही। तो बातचीत की तैयारी दोनों तरफ से हो रही है। हाँ, अपनी अपनी स्थिति को मजबूत करने की कोशिश दोनों तरफ से हो रही है, और आर्गूमेंट की तैयारी हो रही है। तो तैयारी है दोनों ही तरफ से। भले ही लावरोव कहें कि जब राष्ट्रपति मिलते हैं तो ज़्यादा तैयारी करने की ज़रूरत होती है, लेकिन फिर भी तैयारी है और जल्दी भी हो सकती है। सबसे ज़रूरी है कि संबंध फिर से उस स्तर पर आएँ जहां आप बातचीत करने के लिए तैयार हों। पिछले 2 सालों में 22 के बाद जब से लड़ाई हुई है, यूरोपीय नेताओं के साथ पुतिन के संबंध इतने ख़राब हो गए हैं कि दोनों पक्षों के बीच कोई बातचीत ही मुमकिन नहीं थी। तो एक सफलता आप कह सकते हैं कि राष्ट्रपति ट्रंप ने पुतिन को कम से कम उस जगह पर लाया है जहां मुलाकात हुई है। अब संबंधों को उस जगह पर ले जाना होगा जहां खुलकर बातचीत कर सकें और एक समझौता कर सकें, शांति समझौता कर सकें। धन्यवाद महेश जी। तो ये थी हमारी आज की बातचीत। आप हमें बताइएगा कि आप इस पूरे डेवलपमेंट को भारत के हिसाब से किस तरीके से देखते हैं। आगे की जो भी घटनाक्रम होंगे, 2 हफ्ते के अंदर बातचीत होनी है पुतिन की, ज़ेलेंस्की के साथ, ट्रंप के साथ, वो कैसे होगी, क्या उसकी तैयारियां होंगी, हम आगे आपको बताते रहेंगे। बाकी सारी जो इस मुद्दे से जुड़ी कवरेज है उसके लिए आप हमारी वेबसाइट पर और आप हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर जा सकते हैं। इंस्टाग्राम पर हम रील की मदद से वो सारी खबर पहुंचाने की कोशिश करते हैं, तो आप उसको भी देख सकते हैं। DW हिंदी नाम से आप इंस्टाग्राम पे सर्च कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।